से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 780, that's a huge number. एंड गेस व्हाट, उनमें से मतलब करीब 400 लैंग्वेजेस आज खत्म होने की कगार पे हैं। So what makes the Indian population so incredibly diverse? हाँ, यही तो फैसिनेटिंग क्वेश्चन है। चलो, let's unpack this. आज हम इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक एन एडवेंचर ट्रिप। बिल्कुल। फर्स्ट, हम इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी लैंग्वेजेस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फिर वील डाइव इनटू टू फेमस बट सुपर कंट्रोवर्शियल रेशियल क्लासिफिकेशंस, रिस्ले और गुहा की थियरीज। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अ लिटिल बिट ऑफ मिस्ट्री, द निग्रीटो प्रॉब्लम इन इंडिया, और फाइनली वील डिकोड इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स और द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। सो रेडी हो? एब्सोल्युटली। चलो शुरू करते हैं। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। Decoding India's linguistic diversity. ओके, सो 780 लैंग्वेजेस, इन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो बेसिकली पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी PLSI के अकॉर्डिंग इंडिया में 780 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 मेन लिंग्विस्टिक फैमिलीज में ग्रुप किया गया है। Just 4 for 780 languages. हाँ, इट्स लाइक सॉर्टिंग अ मैसिव लाइब्रेरी इनटू जस्ट 4 मेन सेक्शंस। सोचो, तुम ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई जा रहे हो, यू विल हियर हिंदी, मराठी, गुजराती, फिर अचानक तेलुगु एंड तमिल। ये सब अलग अलग फैमिली से हैं, मेनली आर्यन और द्रविडियन। कूल ना? बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 मेजर फैमिलीज। आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड साइनो टिबेटन। ये हमारे लिंग्विस्टिक मैप के मतलब 4 मेन पिलर्स हैं। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि इंडिया में माइग्रेशंस और कल्चरल इंटरैक्शंस की हिस्ट्री कितनी डीप है। हर लैंग्वेज फैमिली एक तरह से एक अलग हिस्टोरिकल जर्नी दिखाती है। Let's start with the biggest one. Aryan family, right? हाँ, the Aryan or Indo-Aryan family, around 73% of Indians speak a language from this family. इसके 2 मेन ब्रांचेस हैं, दर्दिक और इंडो-आर्यन। ओके, सो अंडर दार्दिक कश्मीरी आती है। और यहाँ एक फन फैक्ट है। अच्छा? संस्कृत के हेवी इन्फ्लुएंस की वजह से स्कॉलर्स अभी तक डिबेट करते हैं कि कश्मीरी इंडो-आर्यन है या दर्दिक। ये पॉइंट याद रखना। और इंडो-आर्यन ब्रांच की सबसे ओल्ड लैंग्वेज है संस्कृत। इसके कई रीजनल ग्रुप्स हैं। नॉर्थ वेस्टर्न में आती हैं पंजाबी एंड सिंधी, हाँ। साउदर्न में मराठी एंड कोंकणी। ईस्टर्न में बंगाली एंड उड़िया होगी, right? बिल्कुल। हाँ। और ईस्ट सेंट्रल में गुजराती एंड अवधी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी, जो लगभग 44% इंडियंस की मदर टंग है, मतलब द मोस्ट पॉपुलर वन। Wow, that's a huge percentage. Okay, next up, Dravidian family, spoken by about 20% of Indians. इनके बारे में क्या स्पेशल है? ये आर्यन से भी पुरानी फैमिली मानी जाती है। इसके भी रीजन्स हैं, नॉर्थ में कुरुक, सेंट्रल में गोंदी और साउथ में तो सब जानते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कर्नाटक। Right. इंपॉर्टेंटली तेलुगु सबसे ज्यादा बोली जाने वाली द्रविडियन लैंग्वेज है। और एक अमेजिंग फैक्ट, ऋग्वेदा में द्रविडियन लोन वर्ड्स मिलते हैं। रियली? हाँ। हाँ, इसका मतलब है कि आर्यन और द्रविडियन स्पीकर्स बहुत पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आ चुके थे। समझे? That's incredible. It completely changes how you think about ancient history. Okay, what's the third family? थर्ड है ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसे निषादा भी कहते हैं। ये मोस्टली ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। इसकी भी 2 मेन ब्रांचेस हैं, मुंडा एंड मॉन खमेर। मुंडा। हाँ, जैसे संथाली। Exactly. मुंडा में संथाली सबसे पॉपुलर है विद ओवर 7.3 मिलियन स्पीकर्स, और उनकी ओरल लिटरेचर, सॉन्ग्स, स्टोरीज बहुत रिच है। मॉन खमेर ब्रांच में खासी, जो मेघालय में बोली जाती है, और निकोबारी आती हैं। And the last one, Sino-Tibetan? खिराता। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कॉमन है। इसकी मेन ब्रांच है असम बर्मीज, जिसमें बोडो और नागा जैसी लैंग्वेजेस आती हैं। ये डाइवर्सिटी मतलब इट्स ब्यूटीफुल बट इट्स आल्सो फ्रैजाइल। जैसा तुमने शुरू में कहा, PLSI कहता है कि 400 लैंग्वेजेस फेस एक्सटिंक्शन। इमेजिन कितनी स्टोरीज, सॉन्ग्स और पूरी की पूरी हिस्ट्री खो जाएगी। एग्जैक्टली। तो प्रिजर्व अ हेरिटेज, इन लैंग्वेजेस को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स बट एंटायर कल्चर्स। अच्छा, एक सवाल है, तुमने कहा 73% लोग आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे डोमिनेंट ग्रुप है इंडिया में? गुड क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो हाँ, बट डोमिनेंट इजंट रियली द राइट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे तमिल और तेलुगु की लिटरेरी हेरिटेज बहुत पुरानी है एंड दे आर रिकग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो डोमिनेंस सिर्फ नंबर से नहीं, हिस्ट्री और कल्चरल रिचनेस से भी आती है। गुड पॉइंट। और ये ऋग्वेदा में द्रविडियन लोन वर्ड्स वाली बात, इसका रियल इंप्लीकेशंस क्या है? इसका मतलब है कि जो पॉपुलर आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो शायद उतनी सिंपल नहीं है। इट वाजंट जस्ट अ वन वे स्ट्रीट। इसका मतलब है कि वहां सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्सचेंज था। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से सीख रहे थे। गॉट इट। इन 4 फैमिलीज को याद करने के लिए कोई सिंपल ट्रिक है? बिल्कुल। थिंक ज्योग्राफिकली, आर्यन नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, द्रविडियन प्राइमरीली साउथ इंडिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के ट्राइबल बेल्ट्स, और साइनो टिबेटन फार नॉर्थ ईस्ट। एक रफ मेंटल मैप बना लो एंड इट बिकम्स इजी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। सांथाली के इतने स्पीकर्स हैं, 7.3 मिलियन, तो फिर उसे ऑफिशियल स्टेटस क्यों नहीं मिलता इन मेनी प्लेसेस? दैट रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट पॉलिसी एंड रिकग्निशन। संथाली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड तो किया गया है,
जो एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। Okay, now pause and practice saying the four main linguistic families and one example for each. Rehearse. India's linguistic landscape is a mix of four major families: Aryan, Dravidian, Austro-Asiatic, and Sino-Tibetan, each telling a unique story of migration and culture. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। Risley's racial classification. Colonial era attempts to classify the Indian population. Risley. H.H. Risley. Who was this guy? तो H.H. Risley एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने 1915 में इंडियन पॉपुलेशन को 7 रेशियल टाइप्स में डिवाइड किया और उनका मेन टूल था nasal इंडेक्स, मतलब नाक का शेप और साइज। Wait, just the nose? Seriously? Imagine school में groups बनाए जा रहे हैं on the basis of nose shape. किसका नाक लंबा, किसका चौड़ा. That's literally what he tried to do for an entire country. It sounds bizarre. हाँ, अजीब तो है। रिस्ले एक ब्रिटिश एथनोग्राफर थे जिन्होंने द पीपल ऑफ इंडिया लिखी और उनका मिशन था इंडियंस को क्लासिफाई करना। ये एक तरह से कॉलोनियल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, टू कैटेगराइज, लेबल एंड कंट्रोल। Right. Understanding this helps us see how flawed scientific theories can be used to justify social hierarchies. तो उसके 7 types क्या थे? He listed 7. Turco-Iranian, Indo-Aryan, Scytho-Dravidian, Aryo-Dravidian, Mongolo-Dravidian, Mongoloid and Dravidian. For example, उनके हिसाब से Indo-Aryan type के लोग tall, fair, with a long head and a narrow nose थे, जैसे कश्मीरी ब्राह्मण्स और जाट्स। और इसका बेसिस था nasal index। ये है क्या exactly? It's the ratio of the breadth of the nose to its length. रिजली का बिलीफ था कि जितना प्योर आर्यन ब्लड उतना लो नेजल इंडेक्स होगा, यानी लंबी और पतली नाक। He even interpreted the Rig Veda to support his theory of Aryan invaders. Okay, here's where it gets really controversial, I think. He linked caste directly to race, है ना? बिल्कुल। उसने कहा कि अपर कास्ट्स इंडो आर्यन रेस से हैं और लोअर कास्ट्स एंड ट्राइब्स द्रविडियन से। Basically, he argued that the caste system was based on race, not occupation. Wow. Exactly. और इस थियरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। It was used to reinforce the caste system with a scientific stamp, making social divisions even deeper. तो आज इस थियरी का क्या स्टेटस है? I mean, it must be rejected. Oh, completely. Today, Risley's work is heavily criticized. क्यों? एक, he completely ignored the Negrito element. 2, उसके locations गलत थे. For example, Indo-Aryans सिर्फ नॉर्थ-वेस्ट में नहीं हैं. And most importantly, Human Genome Project ने प्रूव कर दिया है कि 99.99% of all humans are genetically similar. तो रेस का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड है। 1 मिनट सिर्फ नाक के शेप पर पूरे देश को 7 हिस्सों में बांट दिया। क्या उस वक्त किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया? ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक लगता है। That's a great question. देखो, while he took 9 physical measurements in total, the nasal index was his primary criteria for creating a hierarchy. It was a very reductionist approach, even for that time. लेकिन colonial framework में ऐसी simple hierarchical classifications अक्सर accept कर ली जाती थी क्योंकि वो एक political purpose serve करती थी। उसने कास्ट एज रेस बोला। ये तो बहुत डेंजरस आइडिया है। Absolutely. It provided a racial justification for a social hierarchy, which was very convenient for the colonial narrative of a divided India that they could rule over. यहाँ सबसे जरूरी बात रिजली के 7 टाइप्स याद करना नहीं है। सबसे जरूरी ये समझना है कि कैसे साइंस का इस्तेमाल एक पूरी सोसाइटी को बांटने और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता था। तो इसकी थियरी अब कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई है। Scientifically, yes, but it's important to study it to understand the history of anthropology in India and how science can sometimes be biased by the politics of its time. Fair enough. But just for memory's sake, what's the best way to remember his 7 types? कोई पैटर्न है? Think of them as mixtures. Start with Turco-Iranian and Indo-Aryan as pure types in his view. Then he creates blends or mixtures. Scytho-Dravidian, Aryo-Dravidian, Mongolo-Dravidian. और end में the other 2 base types, Mongoloid and Dravidian. Pause करके try to explain Risley's theory of nasal index and caste as race in one sentence. Practice. Risley used a flawed nasal index to link race and caste, creating a 7-part classification that is now considered unscientific but historically significant. So far we saw how the British tried to classify us. अब हम देखते हैं Indian attempt को. Guha's racial classification. A more nuanced but still debated classification. Guha, B.S. Guha. Correct. B.S. Guha, an Indian physical anthropologist, ने 1931 census data use करके a more detailed 6-fold classification दी. He didn't just classify, he also tried to trace the migration history of these groups. सोचो, अगर रिजली ने एक रफ स्केच बनाया था तो गुहा ने उसमें डिटेल्स और कलर्स भरने की कोशिश की। He asked, ये लोग इंडिया में आए कहां से और कब? So it was like being an anthropological detective. बिल्कुल. His work is considered more scientific than Risley's. क्यों? What was different? Guha used a much larger data set from the 1931 census. और उनका फोकस सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं था बल्कि ओरिजिन और माइग्रेशन पैटर्न्स को ट्रेस करना भी था। He proposed a timeline. नेग्रीटो सबसे पहले आए और नॉर्डिक सबसे लास्ट में। Okay, so what were his 6 main types? The 6 types were Negrito, Proto-Australoid, Mongoloid, Mediterranean, Western Brachycephals and Nordic. Western Brachycephals ये नाम थोड़ा टेक्निकल है। इसका क्या मतलब हुआ? Good question. Brachycephal का मतलब है चौड़े सर वाले या ब्रॉड हेडेड। तो गुहा फिजिकल मेजरमेंट्स के बेसिस पर लोगों को ग्रुप कर रहे थे
और गुहा ने सिर्फ 6 मेन ग्रुप्स नहीं बनाए, उन्होंने इनके अंदर भी सब ग्रुप्स बनाए। जैसे उन्होंने मेडिटेरियन ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटा और एक को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ा। Wow, that's a lot of detail. हाँ। For example, his Mongoloid type has 2 subtypes, Paleo-Mongoloid and Tibeto-Mongoloid. The Western brachycephals also have 3 subtypes, Alpinoid, Dinaric and Ammonoid. You don't need to memorize all these names, but it shows how deeply he was trying to peel back the layers of India's diversity. तो गुहा का काम काफी टाइम तक स्टैंडर्ड माना गया, बट आई एम गेसिंग इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। बिल्कुल। पहला, उन्होंने लगभग सभी रेशियल ग्रुप्स का ओरिजिन इंडिया के बाहर बताया। दूसरा, उनका निग्रिटो सबस्ट्रेटम का आइडिया बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसे हम अगले टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। एंड फाइनली, द सेम जेनेटिक एविडेंस दैट चैलेंजेस रिजली also challenges Guha. The concept of race itself is scientifically problematic today. So Guha's main contribution was adding the migration angle. He was creating a story of who came when. Exactly. He wasn't just describing static types. He was creating a narrative of successive waves of migration that formed the Indian population. It was a much more dynamic view than Risley's. ये सब टाइप्स याद करना थोड़ा मुश्किल है। Any tips? Focus on the main category and associate it with a region or a concept. जैसे मेडिटेरेनियन को इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएट करो, वेस्टर्न ब्रैकोसेफेल्स को वेस्टर्न इंडिया से, जैसे गुजरात, बॉम्बे, मंगोलॉइड को नॉर्थ ईस्ट से। The names themselves often give you clues. तो गुहा रिजली से बेटर था मेथोडोलॉजी में, but ultimately still not perfect. Correct. He was more methodical, but his work was still a product of its time, based on physical anthropology. Modern genetic science ने पूरा गेम ही बदल दिया है। What about the Nordic type he mentioned? Who were they according to him? According to Guha, they were the last to arrive. Tall, fair-skinned people found mainly in Punjab and Rajputana. This clearly links back to the older Aryan migration theories we talked about earlier. Okay, let's rehearse. Pause and name Guha's 6 racial types. Bonus points if you can name one subtype for Mediterranean. Guha provided a more detailed 6-fold classification with a migration history, but it's also challenged by modern genetic evidence and internal controversies like the Negrito problem. और तुमने नेग्रिटो प्रॉब्लम मेंशन किया, which sounds mysterious. So let's do some detective work. The Negrito problem in India, an anthropological debate. Who were the earliest Indians? बिल्कुल सही एनालॉजी है. And this controversy started with B.S. Guha's claim. Acha. Right. This isn't just an academic debate. It's about our deepest ancestral roots. Who were the very first people to call this land home? गुहा ने कदारा ट्राइब के 16 लोगों में फ्रिजली हेयर देखे और कंक्लूड किया कि इंडिया में एक निग्रिटो सबस्ट्रेटम था। मतलब वो सबसे पहले यहाँ थे। पर दूसरे साइंटिस्ट ने इसे चैलेंज किया। हाँ, ऐसे सरकार ने स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हेयर टाइप के बेसिस पर आप पूरी रेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बट देन J.H. हटन ने अंगामी नागाज में भी वुली हेयर की प्रेजेंस नोट की, गुहा के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए। So the debate was on. तो फाइनल वर्डिक्ट कैसे आया? What was the counter evidence? The counter evidence came from modern science. First, hair genetics research कहती है कि frizzly hair Indians में एक sporadic genetic mutation हो सकता है, not necessarily a racial trait. Second, and this is key, serological studies, यानी blood group studies. Blood groups. हाँ, इंडियन ट्राइब्स में ब्लड ग्रुप A ज्यादा मिलता है और B कम। अफ्रीकन निग्रिटोज में इसका ठीक उल्टा है। The blood groups don't match. Blood and bones. What about archaeological evidence? Exactly. मोहिंजोदारो से मिले skeletal remains proto-australoid features दिखाते हैं, निग्रिटो नहीं। So the bones also tell a different story. So the main evidence against the Negrito theory is the blood group mismatch. Yes, the blood group data is a very, very strong counter-argument. It's a clear biological mismatch between the existing tribal populations in India and Negrito populations elsewhere. तो गुहा का फ्रिजली हेयर वाला पॉइंट वो वैलिड नहीं माना जाता। It's considered insufficient evidence. सरकार का पॉइंट वैलिड था कि एक isolated trait पूरी racial history define नहीं कर सकता. It could just be a random genetic mutation that popped up. Short stature, dark skin, wavy hair, broad nose. सेंट्रल और साउथ इंडियन ट्राइब्स जैसे संथाल और ओराओं इस कैटेगरी में आते हैं। यार ये कितना कंफ्यूजिंग है। So what is the final answer? That's the beauty of science. There isn't always a final, locked-in answer. The evidence currently points strongly towards proto-australoids as the earliest inhabitants, not Negritos. But as the source material says, due to conflicting interpretations, the debate technically continues. Pause करें. Explain the Negrito problem to a friend in 30 seconds. Start with Guha's claim and end with the blood and bones evidence. Rehearse. The Negrito problem is the debate over whether Negritos were India's first inhabitants, with Guha's physical evidence clashing with stronger genetic and archaeological data pointing to proto-australoids. तो हमने देखा कि इंडिया की पहचान को समझने के लिए कितनी अलग-अलग थियरीज हैं, भाषा से लेकर रेस तक। लेकिन आज के दौर में इंडिया की सबसे बड़ी पहचान उसकी आबादी है। तो चलिए इस इतिहास से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं। Factors influencing population growth in India. The why and how of India's population story.
ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसे कैसे समझते हैं? बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ 3 चीजों पर डिपेंड करता है। कितने लोग पैदा हो रहे हैं यानी फर्टिलिटी, कितने लोग मर रहे हैं यानी मोर्टेलिटी, और कितने लोग मूव इन या मूव आउट कर रहे हैं यानी माइग्रेशन। सोचो एक बकेट है, उसमें फर्टिलिटी रेट से पानी आ रहा है और मोर्टेलिटी रेट से पानी निकल रहा है। अगर आने वाला पानी ज्यादा है तो बकेट भरेगा। सिंपल। Perfect analogy. India's population is around 1.34 billion as per 2017 data, the second largest in the world. But why? Understanding these factors is crucial, not just for exams, but for planning our country's resources, from schools and hospitals to jobs. Let's start with the fertility rate, specifically the total fertility rate or TFR. The good news is कि इंडिया का TFR डिक्लाइन हुआ है. It's now around 2.2. But states like Bihar and UP अभी भी 3 के आसपास है. Why is the TFR still high in some areas? इसके कई reasons है. Poverty, जहाँ more children can mean more earning hands, inadequate access to contraceptives, social traditions like child marriage and son preference, और healthcare and education की कमी. Okay, next is the mortality rate. यहाँ भी गुड न्यूज़ है. बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से मोर्टेलिटी रेट काफी डिक्लाइन हुआ है. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49 इयर्स से बढ़कर अब 67.9 इयर्स हो गई है. That's a huge jump. लोग ज्यादा जी रहे हैं, which naturally adds to the population. राइट. और माइग्रेशन का क्या रोल है? सरप्राइजिंगली इसका बहुत छोटा रोल है, क्योंकि जितने लोग बांग्लादेश नेपाल से आते हैं, लगभग उतने ही लोग वेस्टर्न और गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं. So it more or less balances out. और गवर्नमेंट का रोल? Finally, there are governmental interventions, like the National Population Policy 2000, which has been a game changer in slowing down the population explosion of 1951-81. इट फील्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. बड़ी पॉपुलेशन रिसोर्सेज पर स्ट्रेन डालती है, बट अगर हम इस लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन को स्किल दे पाएं तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, एक सुपर पावर. Correct. So the goal is to achieve a stable population while making the most of our current young population. It's a delicate balancing act. तुमने कहा TFR अब 2.2 है. What is the ideal number for a stable population? The replacement level TFR is 2.1. इसका मतलब है, on average, अगर एक woman अपने लाइफ टाइम में 2.1 चिल्ड्रन को बर्थ दे, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है. So we are very very close to that magic number. Can you explain the link between poverty and high fertility a bit more? Of course. देखो, poor families में children are often seen as economic assets. They can start working early. Also, जहाँ infant mortality higher है, वहाँ families might have more children to ensure that at least some survive to adulthood. It's a tough reality. So a higher life expectancy is a good thing, but it also adds to the population problem. That sounds like a paradox. This raises an important point. It's not a problem. It's a sign of development and success. The challenge is not to reduce life expectancy, but to better manage the resources for a larger, healthier and older population. अगर इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? There's no single silver bullet, but the most powerful tools are education, especially for women, and universal access to healthcare and family planning services. Educated women tend to marry later and have fewer, healthier children. Pause and try to list the 4 main factors affecting population growth. Practicing. India's population growth is driven by a declining mortality rate and a still significant fertility rate, with government policies working to create a stable balance. और इसी बैलेंसिंग एक्ट का सबसे बड़ा टूल है हमारा फाइनल टॉपिक, National Population Policy 2000, इंडियाज एक्शन प्लान फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. NPP 2000. ये क्या है एग्जैक्टली? ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जिसका मेन गोल है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना थ्रू अ मिक्स ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट. Imagine a big ship, that's India, जिसको धीरे-धीरे डायरेक्शन बदलना है. The National Population Policy 2000 is that ship's steering wheel. बिल्कुल. This policy isn't just about numbers, it's about people's health and well-being. It has short-term, medium-term and long-term goals, right? हाँ. This policy marked a huge shift from just focusing on numerical targets to a more holistic approach, focusing on reproductive rights, maternal health, and child survival. इसके objectives clear थे. Immediate objective, contraception, healthcare infrastructure की unmet needs को पूरा करना. Medium term, TFR को replacement level यानी 2.1 तक लाना by 2010, और long term objective 2045 तक एक stable population achieve करना. okay, so the medium-term goal was missed. But what steps were taken to achieve these goals? कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए. मिशन परिवार विकास, हाई TFR स्टेट्स में कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एक्सेस बढ़ाने के लिए, प्रेरणा स्ट्रैटेजी टू रिवॉर्ड कपल्स फॉर डिलेइंग मैरिज एंड स्पेसिंग चिल्ड्रन, आशा वर्कर्स ऑन द ग्राउंड टू इंश्योर बर्थ स्पेसिंग, और इंपॉर्टेंटली मेल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना थ्रू नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी. And what were the results? Was it a success? It's a definite success story. देखो, TFR 3.2 in 2000 से गिरकर 2.2 by 2017 हो गया. The decadal growth rate 21.5% से कम होकर 17.7% हो गया. Wow. And get this, 24 states and UTs ने already 2.1 का TFR achieve कर लिया है. That's a huge win. That's amazing. So the impact is visible. Families are smaller, healthier, but हम अभी तक national target पर नहीं पहुंचे हैं. Right. The progress is significant, but the journey isn't over. Active participation of citizens is the key now. Policy का long-term goal 2045 है. Are we on track to achieve it? We are moving in the right direction.
but the pace needs to be consistent. The progress in high fertility states like UP and Bihar will be absolutely critical to achieving the 2045 goal. मेल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इतना फोकस क्यों? Because traditionally, family planning को सिर्फ women's responsibility माना जाता था. Involving men creates shared responsibility, reduces the burden on women, and is simply more effective overall. You said 24 states have already achieved the TFR goal. तो बाकी स्टेट्स पीछे क्यों हैं? वही फैक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन लेवल्स, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर. इसीलिए गवर्नमेंट मिशन परिवार विकास जैसी टारगेटेड स्कीम्स चला रही है इन्हीं स्टेट्स के लिए. तो अब पॉलिसी का नेक्स्ट फोकस क्या होना चाहिए? The focus should now be on the last mile delivery of services and changing deep-rooted social norms, especially regarding the age of marriage and the preference for sons. Quality of care, not just quantity, is also very, very important. Pause करें and try to name the three main objectives of the NPP 2000. Immediate, medium term, and long term. Practice saying. The National Population Policy 2000 is a successful framework that has significantly slowed India's population growth through a multi-pronged approach of healthcare and social change. Wow, what a journey. हमने इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को पूरी तरह डिकोड किया. Let's do a quick recap. चलो, हमने देखा कि इंडिया 4 मेजर लिंग्विस्टिक फैमिलीज का घर है: आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड साइनो टिबेटन. फिर हमने रिस्ले और गुहा के कंट्रोवर्शियल रेशियल क्लासिफिकेशंस को समझा और देखा कि कैसे ओल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियाज इवॉल्व होते हैं और उन्हें जेनेटिक साइंस चैलेंज करती है. हमने निग्रीटो प्रॉब्लम की मिस्ट्री को एक्सप्लोर किया, जहां एविडेंस प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स को इंडिया के अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स बताता है. फाइनली, हमने इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के इम्प्रेसिव सक्सेस को एनालाइज किया. अब थोड़ा सोच लो. Here are some quick probes for you to lock in the learning. 1. How would you recall the 4 main linguistic families using a geographical mental map? क्विक गाइड. रिस्लेज क्लासिफिकेशन का कोर आइडिया क्या था? यूज द फ्रेज नेजल इंडेक्स एंड कास्ट हायरार्की. गुहा की क्लासिफिकेशन रिजली से फंडामेंटली अलग कैसे थी? हिंट. Think about static versus dynamic. Suggest a memorization tweak for the evidence against the Negrito theory. Think blood and bones. इंडिया का TFR 2.2 क्यों है डिस्पाइट प्रोग्रेस? 3 मेन रीजंस बताओ. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल अचीवमेंट क्या रहा? डेकाडल ग्रोथ रेट के बारे में सोचो. सही है. Here's a simple challenge for you दोस्त. अपने फैमिली या फ्रेंड्स में किसी एक पर्सन को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स 2 मिनट में समझाने की कोशिश करो. देखो तुम कर पाते हो या नहीं. That's a good challenge. Now go ahead, try narrating this entire demographic profile in your own voice. थोड़ा confident tone में. समझे? You've got all the knowledge you need. This was your deep dive.